क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स पार्ट नंबर 4। हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट की मीनिंग विशेषताएं वगैरह हमने कर ली थी। इसका जो परफॉर्मा है कैसे ये बनाई जाती है, तो इसकी दो साइड्स होती हैं। लायबिलिटी साइड लेफ़्ट साइड पे है और एसेट साइड राइट साइड पे होती है। तो लायबिलिटी साइड हमारी जो होती है, इसमें पहली चीज़ आती है हमारी कैपिटल। कैपिटल के बारे में हम जान चुके हैं। ये मालिकों द्वारा लगाई गई पूंजी इसे कहा जाता है। इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। उसका जो बैलेंस होता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। अगर हमारे को प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, और अगर लॉस हुआ है तो उसे कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन होती है। जैसे मान लो कि मालिकों ने 1,00,000 रुपीज़ पूंजी लगाई, कैपिटल लगाया, और उनको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब उनके पास कितना पैसा हो गया, 1,10,000। तो इसलिए नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद में ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि मालिकों ने बोला कि भाई यदि कंपनी बोलती है कि हम आपको जो आपकी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये इंटरेस्ट जो पे करेंगे उसकी कैपिटल के ऊपर, उसकी कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, उनको कैश नहीं दिया जाता, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया जाता है। अगले आइटम है हमारे ड्राइंग्स की। यदि मालिकों ने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला तो उनकी कैपिटल में से वो माइनस हो गया, इसलिए ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम बात करें, ड्राइंग्स माइनस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं पार्टनर से या मालिकों से ड्राइंग के ऊपर, वो इंटरेस्ट उनके अकाउंट में से काट लिया जाता है, कैश नहीं लिया जाता उनसे। उसके बाद है रिज़र्व। रिज़र्व देखें क्या चीज़ होती है। रिज़र्व का मतलब होता है जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया, जो प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया, वो सारा प्रॉफिट जो है मालिक आपस में नहीं बांट लेते, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो होता है उसे पूंजी के तौर पे, और कुछ हिस्सा जो होता है उसे एक अलग अकाउंट में जमा करके रख लिया जाता है कि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे। एक अलग अकाउंट में रखा जाता है, उसको हम रिज़र्व बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट का भाग होता है, क्योंकि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हम दिखाते हैं लायबिलिटी साइड पर, तो प्रॉफिट का भाग जो रिज़र्व है वो भी लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। उसके बाद अगली है फिक्स लायबिलिटीज़। फिक्स लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो बहुत लंबे समय के बाद हमने किसी का पैसा देना होता है, उसको हम फिक्स लायबिलिटीज़ बोलते हैं। मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हमने लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन, बहुत लंबे समय के लिए अगर हमने लोन लिया है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। तो ये जो हमारा फिक्स लायबिलिटीज़ में आएगा, पैसा हमने लौटाना है इसलिए लायबिलिटी साइड पर है। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पर हमारी आती हैं। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब है ऐसी लायबिलिटीज़, ऐसा पैसा, ऐसे दायित्व जिनकी की पेमेंट भुगतान हमने 1 साल के अंदर करना होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी व्यक्ति ने हमारे को एडवांस में ही पैसा दे दिया, एडवांस में हमको इनकम हो गई। जैसे मान लो कि हमारी बिल्डिंग थी, उसमें काफ़ी सारे कमरे थे, कुछ कमरे हम यूज़ करते हैं और कुछ कमरे हमने किराए पे दे दिए। तो जो जिस व्यक्ति ने, जिस दुकानदार ने, बिजनेसमैन ने वो कमरे किराए पे लिए, उसने अगले साल का किराया भी एडवांस में हमारे को दे दिया। तो जब तक वो खर्चा नहीं हो जाता या वो पैसा हम कमा नहीं लेते, तब तक वो किसी और का पैसा हमारे पास है, इसलिए हमारी लायबिलिटी है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम कर चुके हैं इसके बारे में। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कि खर्चा हो चुका है परंतु अभी तक उसका पैसा दिया नहीं गया, तो ये लायबिलिटी हमारी है। सन्डी क्रेडिटर्स, वो व्यक्ति जिनसे हम सामान उधार खरीद के लाए थे उनको पैसे हमने देने हैं, तो ये भी लायबिलिटी है हमारी। बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम कर चुके हैं। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके पैसे हमने देने हैं वो भी हमारी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होता है जो हमने बैंक में से लिया है। हमारा पैसा 10,000 रुपीज़ बैंक में था और हमने बैंक से 15,000 रुपया निकलवा लिया, तो जो पैसा एक्स्ट्रा हमने निकलवाया वो पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा, लायबिलिटी है। अब आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड पर फर्स्ट आइटम हमारी है पेटेंट। जब हम अधिकार ले लेते हैं किसी वस्तु के ऊपर, हमने पेटेंट एक बना लिया, अपनी वस्तु का नाम रखा, कोई डिज़ाइन रखा जहाँ पर उसको बार बार हम यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क, जब इन पेटेंट्स को हम सरकार के पास रजिस्टर करवा लेते हैं अपने नाम को, ये कोई और व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं करेगा, वो ट्रेडमार्क बन गया, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, हमारी संपत्ति है वो। गुडविल हमारी साख, ख्याति, मान सम्मान, इज्जत होती है, जिसके आधार पर हमारा बिजनेस बहुत अधिक बिक्री कर पाता है, अधिक लाभ अर्जित कर पाता है। लैंड और बिल्डिंग हमारी
कंपनी की कुछ ज़मीन है, कुछ बिल्डिंग है हमारी, ये हमारी एसेट होती हैं। हमारे पास प्लांट्स हैं कुछ, हमारे पास कुछ मशीनरी है, ये भी हमारी जो है वो एसेट होती है। फर्नीचर हमारे पास है, ये भी एसेट है। लूज टूल्स, लूज टूल मतलब औजार, जैसे ऐसे औजार हमारे जो फैक्ट्री में यूज़ किए जाते हैं मशीनों के साथ, जो कि बहुत लंबे समय तक चलेंगे, वो यहाँ पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बहुत लंबे समय के लिए हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर में पैसा लगाया, पर है तो वो हमारा पैसा, इसलिए फिक्स एसेट्स में आएगा। इसके अलावा अगला जो है वो हमारी है करंट एसेट। करंट एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब है ऐसे लाभ जो हमने अर्न कर लिए, कमा लिए हैं, परंतु भी हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुए। अगला ये आइटम है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, परंतु अभी तक किसी को पैसा हमने अगले साल का किराया दे दिया, परंतु अभी तक अगला साल हमने यूज़ करना है, हमारा पैसा उसके पास है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तैयार सामान, कच्चा माल है, आधा बना हुआ सामान हो सकता है जो बहुत जल्दी बिक जाएगा और उससे हमें कैश मिल जाएगा। अगला है बुक डेट, या फिर जिसको हम डेटर्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो बुक डेट्स बोलें या फिर डेटर्स बोलें, तो ये व्यक्ति होते हैं जिन्होंने हमसे उधार सामान खरीदा होता है और उन्होंने हमारा पैसा देना है। अगला है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का मतलब है किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर वगैरह में हमने पैसा लगाया, थोड़े टाइम के लिए लगाया है, तो एक साल के अंदर अगर उसका पैसा मिल जाना तो यहाँ पर आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसका कि पैसा हमें मिलना है 2-3 महीने के अंदर, वो यहाँ पर आ जाएगा। कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। कैश इन बैंक का मतलब हमारा पैसा जो बैंक में है वो भी हमारी संपत्ति है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं जो है चिट्ठे का उद्देश्य या फिर लाभ, ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अ बैलेंस शीट। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे, 6 पॉइंट हमने कर लिए थे। 7th पॉइंट पर हम आते हैं। 7th पॉइंट होता है कि चिट्ठा बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसके लाभ क्या है। तो ये पता लगाना कि कार्यशील पूंजी से अधिक व्यापार तो नहीं कर रही कंपनी। टू नो इफ द कंपनी इज हैविंग बिजनेस मोर देन द वर्किंग कैपिटल, कि हमारी कंपनी जितना पैसा उसके पास है वर्किंग कैपिटल के रूप में उससे ज़्यादा बिजनेस कर रही है, ये पता हमारे को चलता है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल जो होती है कार्यशील पूंजी, उसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों ही आते हैं। अभी हमने बैलेंस शीट में पढ़ लिया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होते हैं। 8th पॉइंट है व्यापार की लाभप्रदता का ज्ञान प्राप्त करना। टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय कितना लाभ कमा रहा है इसका पता हमारे को बैलेंस शीट में चलता है। अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, तो यहाँ से नेट प्रॉफिट हमें मिल जाता है और हमारे व्यापार द्वारा लाभ कितना अर्जित किया गया, कितना कमाया गया, उसका हमें पता चल जाता है। 9th पॉइंट है विभिन्न प्रकार के संचित कोषों की स्थिति जानना। टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द वेरियस रिजर्व्स, अलग अलग रिज़र्व हमने कितने बनाए हुए हैं और हर एक रिज़र्व में कितना पैसा है इसका हमें पता चलता है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल के बाद जो अगली हेडिंग आती है वो रिजर्व ही होती है। अगला है कुल डेटर्स से प्राप्य राशि ज्ञात करना। टू नो अबाउट द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर, डेटर से कितना पैसा लेना है। बैलेंस शीट की हमने इसको एसेट साइड पर देखा। उसके बाद अगला है हमारा कि क्रेडिटर्स को देय राशि का ज्ञान प्राप्त करना। टू नो व्हाट द अमाउंट पेबल टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, ये भी हमने देखा। सन्डी क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड पर आते हैं। 12th पॉइंट है विभिन्न बैलेंस शीट का तुलनात्मक अध्ययन करके व्यापार की स्थिति का पता लगाना। टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय कंपेयरिंग वेरियस बैलेंस शीट, कुछ बैलेंस शीट्स को हम अपने सामने रखते हैं और उससे आपस में तुलना करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे एसेट्स बढ़े या कम हुए और लायबिलिटीज़ भी बढ़ी या कम हुई। 13 पॉइंट है फर्म की कैश इन हैंड कैश इन बैंक का ज्ञान प्राप्त करना। टू नो अबाउट द कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक बैलेंस ऑन द डेट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, जिस तारीख को बैलेंस शीट बनाई जा रही है उस तारीख को हमारे पास कैश इन हैंड और कैश इन बैंक कितना है। 14 पॉइंट है फर्म के शुद्ध लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त करना। टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रॉफिट और नेट लॉस वैल्यू फ्रॉम द बैलेंस शीट, अभी हमने पढ़ा कैपिटल में यदि नेट प्रॉफिट है तो जोड़ा जाएगा, नेट लॉस है तो घटाया जाएगा। 15 पॉइंट है व्यवसाय द्वारा आहरण का ज्ञान प्राप्त करना। टू नो अबाउट द ड्राइंग्स बाय द ओनर, अभी हमने पढ़ा कि ड्राइंग्स जो होती हैं इसे कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है, तो यहाँ से ड्राइंग का पता चल जाता है। 16 पॉइंट है अदत्त व पूर्व दत्त व्यय,
या फिर ऋणार्थ संचिति, उपार्जित आय आदि के बारे में सूचना प्राप्त करना, टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटस्टैंडिंग एंड द प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स एंड अक्रूड इनकम। ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट में आती हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसे खर्चे हमारे जिसके पैसे हमने देने हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिसके पैसे हम एडवांस में दे चुके हैं, प्रोविज़न फॉर दैट बैड डेप्ट के लिए हमने प्रोविज़न बनाया, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो हम लोगों ने अर्न कर ली है, कमा ली है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में क्या अंतर है? तो पहला पॉइंट दिया गया, तलपट का उद्देश्य लेजर से की गई खतौनी की जांच करना है, जबकि स्थितिपंड का उद्देश्य व्यापार की आर्थिक स्थिति जानना। ट्रायल बैलेंस इज यूटिलाइज्ड to check the accuracy of the ledger, whereas the object of the balance sheet is to know about the financial position of the firm. ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जो लेजर हमने बनाई है उसको चेक किया जाए, उसमें कोई गलती तो नहीं हुई। जबकि बैलेंस शीट का उद्देश्य क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन या वित्तीय स्थिति को जानना या आर्थिक स्थिति को जानना। आर्थिक स्थिति धन की स्थिति है, इसका मतलब एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता लगाना। सेकंड डिफरेंस का पॉइंट है, तलपट हर माह के अंत में बनाया जाता है, स्थितिपूर्ण वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंसेस में बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, वेयरएज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। जो ट्रायल बैलेंस हमारा होता है इसे हर महीने के आखिर में भी बनाया जा सकता है कि हर महीने के बाद चेक कर लो कितनी एंट्रीज हमने की हैं वो सही हुई या नहीं हुई। जबकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो सामान्यतः वर्ष के अंत में या वर्ष में 2 बार ही बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा, तलपट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के आधार पर बनाया जाता है। बैलेंस शीट में केवल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के शेष ही दिखाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल अकाउंट्स, whereas बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है उसमें सारे ही अकाउंट्स का बैलेंस आता है, और सारे अकाउंट का मतलब है 3 प्रकार के अकाउंट हमारे होते हैं, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। कोई ना कोई अकाउंट किसी इन तीनों में से किसी कैटेगरी में आएगा। जबकि बैलेंस शीट के बारे में हमने विशेषताओं में पढ़ा, इसमें पर्सनल और रियल अकाउंट ही आते हैं, मतलब या तो हम डेटर्स क्रेडिटर्स की बात करेंगे या फिर एसेट्स वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्लांट मशीनरी कितनी है, कैश कितना है इत्यादि, तो इसमें पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जिसमें बोला गया कि तलपट के डेबिट और क्रेडिट साइड 2 साइड होती हैं, जबकि बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटीज 2 साइड होती हैं। ट्रायल बैलेंस हैज़ अ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, whereas द लायबिलिटीज हैज़ एसेट एंड लायबिलिटीज साइड। फिफ्थ पॉइंट है, तलपट से लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बैलेंस शीट से लाभ हानि के बारे में पता चल जाता है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट डिपिक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन, whereas द बैलेंस शीट टेल्स अस अबाउट द प्रॉफिट और लॉस टू। ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो इसमें हम लोग केवल लेजर के बैलेंस से लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस नहीं बनाते। जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो अभी हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो होती है उसमें कैपिटल को जोड़ा, इसमें एसेट्स प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, या लॉस होता है उसे घटाया जाता है, यहाँ से मालूम चल जाता है। 6 पॉइंट दिया गया, तलपट को न्यायालय मान्यता नहीं देता जबकि बैलेंस शीट को मान्यता दी जाती है। बैलेंस शीट इज डीम्ड ऑथेंटिकेटेड बाय द कोर्ट, वेयरएज द ट्रायल बैलेंस इज नॉट। ट्रायल बैलेंस जो होता है इसको कोर्ट ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती, बैलेंस शीट जो होती है इसको अधिक मान्यता दी जाती है क्योंकि ये फाइनल अकाउंट का एक पार्ट होता है। 7 पॉइंट हमारे को दिया गया, ट्रायल बैलेंस में सामान्यतः क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको नहीं दिखाया जाता, क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। जनरली बैलेंस शीट, यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 7 में दिया गया जनरली ट्रायल बैलेंस, जनरली बैलेंस शीट की जगह पहले ट्रायल बैलेंस कर लें, करेक्ट कर लें इसको वीडियो रोक के। ट्रायल बैलेंस, जनरली ट्रायल बैलेंस डज नॉट शो द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट में से दिखाया जाता है। 8वां पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस का बनाना अनिवार्य नहीं होता, बैलेंस शीट का बनाना अनिवार्य होता है। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंपल्सरी, वेयर द बैलेंस शीट इज। ट्रायल बैलेंस जो होता है इसका बनाना जरूरी नहीं होता, हमारा उद्देश्य केवल ट्रायल बैलेंस का यही होता है कि हम चेक कर लें कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, जबकि बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी होता है डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगी हमारा अकाउंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। 9th पॉइंट पर आते हैं, ट्रायल बैलेंस जो होती हैं वो एडजस्टमेंट से पहले बनाई जाती हैं, एडजस्टमेंट के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में।
जबकि बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स दिखाई जाती हैं। एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है, थोड़ा एक लाइन में यदि हम समझे तो, कि जो एंट्रीज़ कुछ फाइनल अकाउंट बनाने तक रह गई हैं, अगर हमें बाद में मालूम चलता है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में कि भाई ये आइटम तो छूटी गई है, हमने अकाउंट में लिखी नहीं, उसको हम क्या करते हैं, दोबारा से जनरल लेजर में नहीं लिख के सीधे ही फाइनल अकाउंट में डाल देते हैं। तो एडजस्टमेंट जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं की जाती, जबकि बैलेंस शीट के बाद ही इनको किया जाता है। 10 पॉइंट है, ट्रायल बैलेंस में मदें किसी विशेष क्रम में नहीं होती, जैसे जो अकाउंट आ रहा है उसको लिखते चलो। जबकि बैलेंस शीट में इनका एक विशेष क्रम होता है कि पहले फिक्स एसेट्स आएंगे, फिर फिक्स लाइबिलिटीज़ आएंगी, ऐसे ही फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ आएंगी और करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी, उधर फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है, इसका एक विशेष क्रम है, वैसे ही एंट्री लिखी जाती है प्रॉपर ऑर्डर में। Items are not recorded in the proper manner in the trial balance, whereas items are shown in the proper order in the balance sheet. 11th पॉइंट दिया गया, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है इससे आगे हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, जबकि बैलेंस शीट से अगले साल की ओपनिंग एंट्री की जाती है। क्योंकि बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनाया जाता है और बिल्कुल एंड में बनाया जाता है, तो अगले साल जो हम अकाउंट की किताबें खोलेंगे उसमें ओपनिंग एंट्री इसी के आधार पर होती है। क्लोजिंग एंट्रीज आर पास फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, whereas the opening entry are passed for the next year from the trial balance, from the balance sheet. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ जाए हैं, जो हमारा तलबट और स्थिति विवरण की समानता है, सिमिलरिटीज बिटवीन द ट्रायल बैलेंस एंड द बैलेंस शीट, दोनों में क्या समानता है, एक रूपता है, सिमिलरिटी है। और पहला पॉइंट है, दोनों ही लेजर के बैलेंसेस से बनाए जाते हैं। बोथ आर प्रिपेयर्ड फॉर द लेजर बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है और उसी से बैलेंस शीट बनती है। सेकंड है, दोनों ही विवरण खाता नहीं, बोथ आर द स्टेटमेंट्स एंड नॉट अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस जो होता है और बैलेंस शीट जो होती है, दोनों ही स्टेटमेंट होती हैं, लिस्ट होती है, एक डेबिट साइड की लिस्ट ट्रायल बैलेंस और क्रेडिट साइड की लिस्ट। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो एसेट की लिस्ट और लायबिलिटी की लिस्ट दोनों ही अकाउंट नहीं होते, दोनों में टू बाई शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, दोनों में ही उन खातों को नहीं लिखते जिसका कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आता है। यदि किसी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आता है, बैलेंस नहीं आता, तो उन्हें इन अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता। फोर्थ पॉइंट है, दोनों में ही कैश बुक का शेष लिखा जाता है। बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज मेंशन्ड इन बोथ ऑफ दिस। कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कैश एट बैंक जो है बैलेंस शीट में आता है सेट साइड पर। फिफ्थ पॉइंट है, दोनों ही किसी विशेष तिथि को बनाए जाते हैं, बोथ आर प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट। जैसे कि हमने कहा ट्रायल बैलेंस जो हर महीने की अंतिम तिथि को बनाया जा सकता है, जबकि बैलेंस शीट जो होती है वो केवल वर्ष के अंतिम दिन या 6 महीने के बाद बनाई जा सकती है। और सिक्स पॉइंट है, दोनों में ही टू और बाय शब्दों का प्रयोग नहीं होता, वर्ड्स टू एंड बाय आर नॉट यूज्ड इन बोथ ऑफ दिस।